अब आप बताओ कंसंट्रेशन टर्म्स की जो डेफिनेशंस की थी उनमें एनी डाउट इफ यू हैव? हाँ जी बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स में एनी डाउट इफ यू हैव? नो मैम। समझ आ गया था? डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी है ना, और फॉर्मूलाज। और मैंने आपको बताया था वी हैव डन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और इंडिपेंडेंट टर्म्स। अभी हमने इंडिपेंडेंट टर्म्स कवर अप कर ली थी। दोज आर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ओके बेटे आई विल टेक द टर्म्स, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये टर्म्स हम कर चुके हैं। अब इनके क्वेश्चंस मैं बाद में कराती हूँ, पहले हम 2-3 टर्म्स डिफाइन कर लें। उनकी डेफिनेशंस करने के बाद हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके रमनदीप, आई डू इट। और अगर हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, विल डिस्कस एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो एनसीईआरटी सबने कर ली है सॉल्व, ऑल ऑफ यू? ओके दैट्स गुड, वंडरफुल। चलो अब हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, सॉरी डिपेंडेंट। When we say temperature dependent terms, तो मैंने आपसे कहा था ये वो टर्म्स हैं जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, राइट? तो आप कहोगे जब डेफिनेशन में वॉल्यूम होगा तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी? Those are temperature dependent terms. First term here we have is molarity. Symbol of molarity is generally capital M. और इस टर्म को हम डिफाइन करें अगर तो राइट डाउन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपके पास क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेचुरल पर लीटर, तो वॉल्यूम आ गया। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो मोलैरिटी में मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB, B क्या था? सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस मस्ट बी इन लीटर्स। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और वी कैन से NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर्स में होता तो इनटू हम क्या करते? 1000। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई कि अगर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में होता तो आप उसे लीटर्स में कन्वर्ट करते। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करते। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर? हाँ जी बच्चे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 upon volume of solution, and this volume is in milliliters. तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गए, फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। अब मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप कहोगे मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ऐसा है तो बताओ जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी क्या करेगी? बोलो।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा, +1 क्लास पहले इतना पार्ट ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी, तो टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन मोलारिटी वी कैन डिस्कस। और यहाँ पे आप कह सकते हो व्हाट इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। लीटर के बजाय मिलीलीटर लिखते हैं तो into 1000. Number of moles can be written as weight upon molar mass into 1000 by volume. This is how we can write molarity. So molarity is capital M, number of moles of solute per liter of solution. Clear? यहाँ तक समझ आ गया सबको? Now this is a very important formula, and in this formula we can write it as number of moles of solute can be written as molarity into volume by 1000. तो हमें ये समझ आता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम that is leading to number of moles. तो आपको अब number of moles का एक फॉर्मूला और मिल गया। तो अभी तक आप number of moles के कितने फॉर्मूला कर चुके थे? 3। आपने क्या था? number of moles is weight upon molar mass. सेकेंड आपने किया था गैसेस के लिए वॉल्यूम by 22.4 लीटर्स। और थर्ड आपने किया था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट? डेंसिटी किसकी होगी? डेफिनेटली बी की। वॉल्यूम भी किसका होगा? दैट इज फॉर बी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल टू molarity into volume by 1000. It means अब number of moles की एक additional formula को आपने सीख लिया। लेकिन ये जो molarity वाला पार्ट है ये कब यूज करते हैं? for solutions। जैसे ये मेरे पास सिर्फ तब होगा जब कोई solution given होगा। This formula will be valid only for gases and STP। तो आप ये कह सकते हो ये सारे फॉर्मूलाज नंबर ऑफ मोल्स के हैं। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूला हो गए? 4। तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय मोलर मास इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी? तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, if it is 4 grams NaOH in 500 milliliter of solution, what is the molarity? और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ जाए 0.1 मोलर 100 milliliter NaOH solution, how many moles of NaOH are there? अब ये तो दोनों मेरे ख्याल से दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। These two numericals can be solved by the concept written above. क्या आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? Just go for this. आपको ना आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे? थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ, मैं माइक को सेट करूँ दोबारा से।
तो अब हमारे पास मोलारिटी, इसकी हमने डेफिनेशन लिख ली एंड वी हैव डन कि हाउ टू सॉल्व द नंबर ऑफ मोल्स। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बच्चे आपका माइक नहीं कनेक्ट हो रहा मेरे साथ, मुझे कोई आवाज नहीं आ पा रही। इट्स अ वेरी ब्लीक साउंड आई एम गोइंग टू जस्ट हियर। आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 0.01 एंड आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.2, राइट? ओके, चैट में आपका आंसर दिख रहा है मुझे। हाँ जी बेटे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने आ जाएंगे? वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास into 1000 upon volume of solution। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने क्या लिखा? इट इज 4/40 into 1000 by 500। तो आंसर इज 0.2 मोलर, या फिर आप लिख सकते हो 0.2 विद कैपिटल M, और वी कैन राइट 0.2 मोल पर लीटर, राइट? तो यूनिट सिस्टम फॉर दिस इज गोइंग टू बी, हम कहेंगे यूनिट्स क्या हो सकते हैं बेटा? यूनिट्स आर गोइंग टू बी 0.2 मोलर लिख सकते हैं, सॉरी बच्चे, 0.2 कैपिटल M और 0.2 मोल पर लीटर। ये हमारा क्वेश्चन 1 था जो मैंने आपको दिया था। सेकेंड में मैंने आपको मोलारिटी और वॉल्यूम दिया था, तो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा था, दैट इज मोलारिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन टू यू इन दैट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, और आपको पूछा गया था नंबर ऑफ मोल्स। जब मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं इसे कहूं कि 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर NaOH, अगर ये दे दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब जिन बच्चों को नीचे दिख नहीं रहा था, क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, यानी 0.1 into 100 by 1000, it is 0.01 मोल। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मोल, राइट? क्लियर हुआ? दोबारा से देख लेते हैं, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। वैष्णवी, अमोल, देखो बेटा हमने एक बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा है, इट इज मोलारिटी। तो व्हेन वी सी मोलारिटी, तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स की जगह पे अगर मिलीलीटर्स लिखते हैं तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज लीटर, और यहाँ अगर डिवीजन में 1000 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप वेट अपॉन मोलर मास लिख सकते हो, तो दिस इज वेट अपॉन मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम, इट इज मोलारिटी। और इसी फॉर्मूला से मैंने क्या डिफाइन किया कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हो तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के अब हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हो गए? नाउ वी आर हैविंग हाउ मेनी फॉर्मूलाज? तो वी हैव 4 formulas with it। ठीक है, तो आपके पास 4 फॉर्मूलाज हैं फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 1, 4 grams NaOH dissolved in 500 ml solution। तो molarity we can calculate, and second question we have done over the top। बच्चे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? एक मिनट बेटा, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ, शायद मेरा माइक आपसे कनेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर, यहाँ पे D
D is density. D here is density of the system, जो भी liquid. So this is D is density, right? Yes, ma'am. हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ, हमारे स्कूल में जैसे कि आज जो मैं क्वेश्चंस कराए थे ये इंस्टाग्राम पे बात और जैसे कि मैंने कैलकुलेट कर लिमिटिंग रेंज भी ढूंढना था और साथ में मतलब पोलर मास भी ढूंढना होगा जैसे या जैसे ओएस में या पोलैरिटी ढूंढो पोलैरिटी ढूंढो ऐसे क्वेश्चंस कराए थे मेरे स्कूल में। ऐसे क्वेश्चंस को कराओगे अपन में न्यूमेरिकल्स। अभी बस आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे अभी अपने मोल के क्वेश्चंस करिए, मोल वाली असाइनमेंट भेजी थी मैंने एक आपको। हाँ, वो जो क्वेश्चंस आपको भेजे थे दोज आर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स के भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो फिलहाल अभी हम थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसके बाद जब हम पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे देन आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट, फिर आप वो करोगे तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? एनी डाउट? तो हमारी डेफिनेशन कवर अप हो गई, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब बेटे मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रीजन इज लैब में मोलैरिटी का सोल्यूशन यानी सोल्यूशन जो भी गिवन होता है उसके लिए हम मोलैरिटी ही कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करते हो, व्हेन वी गो टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्लासेस, तो आपके पास हमें वहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ता है? वी हैव टू गो फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी यानी कैपिटल M। तो जो मोर इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं द इम्पॉर्टेंट वन इज, तो इम्पॉर्टेंट टर्म आउट हियर इज मोलैरिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, पहले हम इसको जरा समझ लेते हैं। अब जब आपने कहा एक सोल्यूशन, ठीक है, मान लेते हैं देयर इज वन सोल्यूशन। अब जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। दिस इज अ सोल्यूशन वन। इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1। अब अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं, इफ वी ऐड वाटर, तो जब भी आप किसी सिस्टम में किसी सॉल्यूशन में पानी डालते हो तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, दैट मीन्स डाइल्यूशन। इसका मतलब हम इस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डाइल्यूट इट। हमने डाइल्यूशन किया है। ठीक है, तो वर्ड डाइल्यूशन मीन्स व्हेन वी ऐड वाटर टू अ सॉल्यूशन। तो जब भी आपने पानी में सॉल्यूशन में पानी डाल दिया यानी आपके पास पानी था, सॉल्यूशन बना हुआ था, आप उसमें बड़े आराम से पानी और ऐड करते जा रहे हो। अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो बेसिकली आप डाइल्यूशन फैक्टर पे हो। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया? व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन से आप सोच के बताओ कि यहाँ पे पानी डाल दिया है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन का क्या है जो बढ़ जाएगा? व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज? वॉल्यूम। तो आप कहोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2, एंड वॉल्यूम V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 है। अगर पानी का वॉल्यूम आपने V ऐड किया होता, लेट सपोज V वॉल्यूम इज एडेड, तो V2 किसके इक्वल होता? V1 प्लस V। ये बात समझ आई? हाँ जी बेटे। अब वो कहते हैं वॉल्यूम V2 हो गया है एंड नाउ दिस इज अनदर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन सेम नहीं है, दिस इज अ सॉल्यूशन 2 और इसकी मोलैरिटी होगी M2। तो इनिशियली मोलैरिटी क्या थी? M1 वॉल्यूम V1, फिर हमने पानी डाल दिया, उससे मोलैरिटी क्या हो गई? M2 वॉल्यूम इज V2। अब जब भी आप डाइल्यूशन करते हो तो whenever we have dilution factor, तो बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन, सोल्यूट के मोल्स है M1 V1 by 1000। आप मुझे बताओ
सॉल्यूशन में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेकेंड सॉल्यूशन? कैसे निकालेंगे? M2V2 by 1000। अब क्या हमने सॉल्यूट ऐड किया? तो आंसर इज नो, है ना? हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो ऐड ही नहीं किया, बट वी हैव एडेड इट्स, हमने सिर्फ और सिर्फ पानी डाला है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज गोइंग टू बी सेम। तो ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने चाहिए। तो आप कहोगे यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है M1V1 by 1000 is equal to M2V2 by 1000, 1000 cancelled. We are going to left with M1V1 is equal to M2V2। तो जब भी डाइल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इस तरह से सोचना पड़ता है, and this formula is named as molarity equation। तो molarity equation is M1V1 is equal to M2V2। अगर दो चीजों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, पानी डाला सॉल्यूट ऐड करने पर नंबर ऑफ मोल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स आर गोइंग टू बी कांस्टेंट। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है तो आपको कहना पड़ेगा M1V1 is equal to M2V2। हाँ जी बेटे, यहाँ तक देखो। एनी डाउट इफ यू हैव? यहाँ तक समझ आया सबको? हाँ जी बहन बोलो बेटा। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। हमने इसमें पानी डाल दिया V मिलीलीटर वाटर इज एडेड। जब आप पानी ऐड करते हो उसका मतलब होता है डाइल्यूशन। यदि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप उसमें पानी डाल रहे हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे डाइल्यूट बना रहे हैं। वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। जैसे शरबत में बहुत गाढ़ा था, बहुत कंसंट्रेटेड था, हमने पानी मिक्स किया, जस्ट हिलाया और पी लिया, तो आपने डाइल्यूट किया और पिया। ठीक है? आपके पास जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी चीज़ में चीनी तेज हो गई है तो आप क्या करते हो? उसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो या और दूध डाल देते हो, तो और उसके मिक्स करते हो। बेसिकली आप उस टाइम में क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन कर रहे हो। तो वो आपसे कह रहे हैं जब पानी ऐड करते हैं तो हम सॉल्यूशंस को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। तो वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। अब जब आपने डाइल्यूशन किया है तो वो कहते हैं कि क्या सॉल्यूट के मोल्स को फर्क पड़ा? सॉल्यूट के मोल्स तो उतने ही रहे ना, हमने तो पानी डाला था। तो डाइल्यूशन में आप हमेशा सॉल्वेंट ऐड करते हो। जब आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके सॉल्वेंट ऐड करने पे सॉल्यूट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले कितने थे? M1V1 by 1000। बाद में कितने सॉल्यूट है? M2V2 by 1000। मोल्स तो बराबर ही थे ना, ये दोनों तो सेम है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन सेम। तो डाइल्यूशन के बाद भी ये सेम ही रहते हैं, इसीलिए आप क्या कहोगे? ये दोनों बराबर हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? वी कैन राइट इट एज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके? इस इक्वेशन को बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं मोलारिटी इक्वेशन। राइट? In this formula M1V1 is equal to M2V2, इस फॉर्मूला को हम मोलारिटी इक्वेशन बोलते हैं। ओके? डन हो गया? समझ आ गया मैम? यस मैम। जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगी। हाँ जी बेटे। मैम एक बार वापस उठाना स्टार्टिंग में।
सॉल्यूशन 1 के पास सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 में क्या डिफरेंस है बेटे? सोल्यूशन 1 में आपके पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपको पता है, फिर आप उसमें पानी डाल रहे हो और सोल्यूशन 2 बन जाएगा। नेचुरल पानी डालने से सोल्यूशन बदल जाएगा। तो वो आपसे कह रहे हैं जब आपने पानी ऐड कर दिया तो सोल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट यही था कि जब हम पानी ऐड करते हैं तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, राइट? फिर वो कह रहे हैं कि डाइल्यूट करने पर भी कौन सी एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है। तो कौन सी चीज कांस्टेंट रह गई है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्योंकि सोल्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो उतना ही है ना। मान लो 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी और फिर उसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया तो चीनी तो 2 ही चम्मच रही, राइट? तो कह रहे हैं सोल्यूट के मोल्स बराबर ही रहते हैं। अब जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट है तो डेफिनेटली m1v1 by 1000 इज इक्वल टू m2v2 by 1000 हो जाएगा और 1000 कट जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट? समझ आया? यस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 मोलर 100 milliliter solution of sulfuric acid is diluted by adding 900 milliliter water to it. What is the molarity of the diluted solution? अब इसका मतलब ये हुआ जब मैंने डाइल्यूशन वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी इक्वेशन ही लगा सकते हैं। तो अब आपको मोलारिटी इक्वेशन लगाना है। स्टेटमेंट आपके सामने है, लगाओ जरा कैसे आंसर आएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1/9 तो नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखो, चेक करो, दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यस, करेक्ट। ये 1 है, ये 100। बेटे m2 आपको निकालना है। मुझे v2 बताओगे कितना है? 900 कैसे बेटे? 100 पहले से था, आपने इसमें 900 ml पानी डाल दिया, 100 इज ऑलरेडी देयर, 900 ml वाटर इज एडेड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? v2 कितना हुआ? 1000 ml, राइट? समझ आया? अब सॉल्व करो, अब आंसर ठीक आएगा। यस, 0.1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। m1v1 is equal to m2v2, तो 1 into 100 is equal to m2 into 1000, तो 2 zeros कैंसिल हो गई, तो m2 comes out to be 0.1 मोलर। तो आपका आंसर आ गया 0.1 मोलर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? कैलेंडर लेट हो गए थे, फिर उसका डिस्कनेक्ट हो गया। वैष्णवी समझ आ रहा है बेटा? थोड़ा लेट हो गए थे आपकी क्लास में। मोलर, मोलारिटी, मोलल होता तो मोललिटी होता, स्मॉल m। ठीक है, इट इज मोलारिटी, दैट इज कैपिटल M। तो मोलारिटी इक्वेशन समझ आ गई। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हम वहां पे मोलारिटी इक्वेशन लगा सकते हैं, राइट?
नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, बेटा अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मिक्सिंग सॉल्यूशंस। जब हम सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो मान लेते हैं ये मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें NaOH, दिस इज सॉल्यूशन 1। फिर एक और सॉल्यूशन है वो भी NaOH का ही है बट दिस इज सॉल्यूशन 2। इसकी मोलारिटी है M1V1, इसकी मोलारिटी M2 वॉल्यूम V2। अब ये हो सकता है थोड़ा सा हो, ये हो सकता है ज्यादा सा हो, लेकिन है दोनों सेम सॉल्यूशंस। अगर दोनों सेम सॉल्यूशंस हैं और अब मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया और ये भी इसी में डाल दिया और ये भी इसी में डाल दिया, इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, यानी अगर आप दोनों ही सॉल्यूशंस को एक साथ एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर देते हो, अगर आपने इस बड़े कंटेनर में दोनों को मिक्स कर दिया तो नेचुरल है, मुझे बताओ कि वॉल्यूम कितना होगा इसका? What should be the volume? Yes, V1 plus V2। नेचुरल बेटे 100 ml इसका लिया, 200 मान लो इसका लिया, तो इसमें तो 300 वॉल्यूम आ ही जाएगा ना। तो V1 plus V2 is V3, ये हमें समझ आ रहा है। वो आपसे कहते हैं कि क्या आप ये समझ पाओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH N1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे NaOH के? कितने मोल्स होंगे? N3 is N1 plus N2, करेक्ट। तो आपसे कहते हैं सॉल्यूट के मोल्स भी तो ऐड हो गए ना, सॉल्यूट दोनों एक जगह पे डाल दिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी उसमें क्या हो गए, ऐड हो गए। जैसे मान लो 1 स्पून ऑफ शुगर इन दिस, 3 स्पून्स ऑफ शुगर इन दिस, तो यहाँ पे इस कंटेनर में 4 स्पून्स ऑफ शुगर होंगे, ऐसे, राइट? यहां तक समझ आया बेटे? अगर नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से ऐड हो रहे हैं तो कैन आई राइट M3V3 is equal to M1V1 plus M2V2। नेचुरल बाय 1000 अगर हो भी तो 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद M3V3 is equal to M1V1 plus M2V2। तो कहते हैं जब एक ही सॉल्यूट है, सेम सॉल्यूट, और उसके दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो वी हैव दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल। तो आपके पास जब भी हम मिक्स करते हैं, हाँ जी बेटे बोलो। देखो जब NaOH और NaOH मिक्स कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा इसके मोल्स और इसके मोल्स का टोटल मोल्स, जैसे ये मान लो इसमें एक चीनी डाल दो, इसमें नमक डाल दो, तो क्या चीनी के मोल्स बढ़ेंगे? फिर तो ऐड नहीं होंगे ना। जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर रहे हो तो वो एक ही चीज के होंगे, तो ही तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए, राइट? कंसंट्रेशन तो किसी एक चीज की ही निकाल सकते हैं ना बेटा। चलो अभी मैंने आपसे कहा NaOH सेम, तो आप होगे सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट है तो हम ऐसा कर सकते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3। दोबारा सुन लो, अगर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट है तो ही हम ऐसा लिख सकते हैं कि M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंट सॉल्यूट्स, मान लो दो डिफरेंट सॉल्यूट हैं, लेकिन वो दोनों नॉन रिएक्टिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब क्या करें? फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन प्लस NaCl सॉल्यूशन। अब आपको पता है नमक और चीनी आपस में रिएक्ट नहीं करती, लेकिन मिक्स तो हो ही सकते। मिक्सचर। अब इस सॉल्यूशन को मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम है V2। तो मुझे बताओ वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? V1 प्लस V2, वॉल्यूम तो ऐड हो गया। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इज M1 V1 by 1000। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट M2 V2 by 1000। क्या यहां पर शुगर के मोल्स ज्यादा हो गए होंगे? क्या N1 चेंज होगा? बताओ N1 यहां पे कितना होगा? कितना होना चाहिए N1? यही रहेगा ना बेटा? शुगर के मोल्स तो इतने ही रहे, वो तो चेंज ही नहीं हुए। तो अब मैं ऐड नहीं कर सकती ना, आई कांट डू दैट कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3। समझ आया? इसीलिए मैंने जो पहला एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर सकते हैं। कब? जब दोनों सेम थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। अब शुगर के मोल्स इतने ही, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज कंसंट्रेशन, यानी मोलारिटी ऑफ शुगर इन दिस। मोलारिटी ऑफ शुगर आप कैसे निकालोगे? चीनी का टेस्ट इसमें कितना होगा? तो हमें कहना पड़ेगा M1 V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो फॉर्मूला चेंज हो गया ना, अब आपका वो फॉर्मूला नहीं लग पा रहा जो ऊपर लगा दिया था आपने। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्ट इन दैट फाइनल मिक्सचर? What will be molarity of salt in this mixture? Yes, molarity of salt आ जाएगा M2 V2 by V1 plus V2। तो एक आपने मोलारिटी ऑफ शुगर निकाल दिया और एक हमने मोलारिटी ऑफ सॉल्ट निकाल दिया। दोबारा देख लो बेटा, अगर तो दोनों सॉल्यूशन सेम है, बिल्कुल सेम सॉल्यूट, NaOH NaOH HCl HCl सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो डायरेक्ट लिख देंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। यानी अगर सेम सॉल्यूट के सॉल्यूशंस हैं और आपने उनको मिक्स कर दिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आंसर है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूट ऐसे हैं जो अलग हैं, जैसे नमक और चीनी, और वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे वॉल्यूम था V1 वॉल्यूम V2, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V1 प्लस V2, यानी V3 जो है वो V1 प्लस V2 होगा, वॉल्यूम तो ऐड हो जाता है। अब बताओ चीनी के मोल्स पहले कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? M1 V1 by 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला था M1 V1 by 1000। तो आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आर दिस। बेटे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ये है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। 1000 और 1000 कैंसिल हो जाना था, इसलिए मैंने आपसे कहा मोलारिटी ऑफ द शुगर in this solution is M1 V1 divided by V1 plus V2। क्योंकि आपका ये 1000 कैंसिल हो जाएगा
देखो जरा, अगर मैं ऐसा लिखती m1 v1 by 1000 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 into 1000, 1000 और 1000 पर जाना था ना, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। ऐसे अगर मुझे सॉल्ट की मोलैरिटी निकालना होता है इसमें, तो हम लिखते हैं m2 v2 by v1 प्लस v2। तो ये ध्यान रखते हैं, सॉल्यूशन तो किसी का भी बनाया जा सकता है। अगर सेम सॉल्यूट हो फिर आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3। अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, नंबर ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, नोट कर दिया ये सब कुछ? डन है? तो ये हमारे पास है जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। अभी मैंने सिर्फ दो कैटेगरीज कराई हैं, कौन कौन सी? एक जब वो सेम ही सॉल्यूशन है, और एक मैंने आपको क्या बताया, जब वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। नेचुरल एक तीसरी कैटेगरी आएगी, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, दैट विल डू इन आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें होगा जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहां तक बताओ बेटे, समझ आया सबको? एनी डाउट? लिख लिया? किस में बेटा? देखो मोलैरिटी, ये जो सेकेंड सोल्यूशन है ये वाला पार्ट, मोलैरिटी ऐड करके नहीं आ सकती। सोच के देखो, चीनी की मोलैरिटी अलग आएगी और नमक का टेस्ट अलग ही रहेगा। यानी उस सोल्यूशन को जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें चीनी का टेस्ट अलग और नमक का टेस्ट अलग, दोनों इकट्ठे आएंगे लेकिन टेस्ट का लेवल अलग अलग होगा। तो यानी इस सोल्यूशन में चीनी की मोलैरिटी होगी जो आपने यहाँ से कैलकुलेट की, और शुगर यानी सॉल्ट की मोलैरिटी होगी ये वाली। तो आप लोग यहाँ पे मोलैरिटीज ऐड नहीं हो सकती, वॉल्यूम ऐड हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगी अगर 1 चम्मच चीनी इसमें है तो बताओ इस पूरे में कितनी चीनी है? 1 स्पून ही रहा। चीनी के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रह रहे हैं, तो नेचुरल टेस्ट कम ज्यादा हो क्या होगा? तो शुगर के मोल्स N1 V1 ही रह गए थे, इसलिए आपने उसको एडिटिव नहीं रखा। खैर अभी आपके लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेम अभी आपको जो +1 लेवल पे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी इस चैप्टर में ऐसा मिल सकता है। ये आप तब करोगे जब आगे इक्विलिब्रियम पे जाओगे, ये 9th चैप्टर ऑफ योर्स, 8th 9th चैप्टर। यहां तक समझ आ गया बेटे? लिखिए आप लोगों ने। एनी डाउट? करें आगे? अब मोलैरिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो whenever we talk about molarity, तो molarity is a very important term, right? और जब हम कहते हैं ये बहुत ही important term है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे करने को। आप मुझे बताओ, if I write 1 molar, what does it mean? इसका क्या मतलब होगा 1 molar? तो हम कहेंगे 1 मोल सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मोलर का मतलब हुआ 1 मोल सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.1 मोलर? अब क्या लिखोगे? 0.1 मोल सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, ये टर्म्स है। एक तो हमें ये लिखना आना चाहिए,
वी शुड नो हाउ टू राइट द टर्म। नेक्स्ट पार्ट बेटा आपके पास मोलैरिटी is used in laboratory for making solutions। जब भी हम solution बनाते हैं लैब में तो हम मोलैरिटी यूज करते हैं, because volume is volume of liquid is easy to measure। देखो आपको अगर कहा जाए 1 किलोग्राम पानी या 1 लीटर पानी तो कौन सी चीज मापना आसान है? Which measurement is easy? 1 किलोग्राम वाटर कि 1 लीटर वाटर? 1 लीटर। तो वो कहते हैं 1 लीटर को मेजर करना आसान है, 1 किलोग्राम की बात करना मुश्किल है, राइट? तो 1 किलोग्राम इज डिफिकल्ट टू मेजर, क्योंकि 1 किलोग्राम तोलना पड़ेगा और पानी को तोल नहीं सकते, वे नहीं कर पाओगे क्योंकि वो लिक्विड जो है कंटेनर के साथ चिपक जाता है। आप उल्टाओगे तो थोड़ा सा पानी उस पर चिपका रह जाएगा, पानी कम करना है तो गिर सकता है, स्पिल आउट हो सकता है एंड सो ऑन। तो पानी को मेजर करना आसान होता है, इसलिए मोलैरिटी ही लेबोरेटरी में यूज की जाती है। तो जब आप लैब में प्रैक्टिकल्स करोगे तो वो आपको मोलैरिटी के बेसिस पर क्वेश्चंस देंगे। दे आर गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, राइट? नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मोलैरिटी इज mass by mass percentage into density of solution into 10 divided by molecular mass। अगर आपके पास मास परसेंटेज गिवन हो तो आप उससे मोलैरिटी बना सकते हो। तो मास परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड टू मोलैरिटी। इट मीन्स अगर मुझे कह दिया जाए फॉर एग्जाम्पल 98% मास बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मोलैरिटी, आपसे उन्होंने मोलैरिटी पूछ लिया। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फॉर्मूला आपके सामने, मास परसेंटेज यहाँ पुट करेंगे, डेंसिटी आपको दिया हुआ है इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, राइट? करोगे solve this question, and this formula is very important. It is the relationship between mass by mass percentage and molarity. करो जरा। Yes. आंसर आ रहा है मेरे पास 18.4 मोलर। ठीक आ रहा है सबका? करो जरा सॉल्व। ठीक आया? (98) into 1.84 into 10 by molar mass is again 98. 8। हाँ जी बेटे, ठीक आया सबका आंसर? आमेर, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। आपका माइक पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे साथ। आपको अगर आवाज आ रही है बेटा उसके लिए मुझे बताओ वो क्या कह रहा है। Done हो गया। We are having molarity and this relationship. Next term, अब हमारे पास अगली 2 टर्म्स हैं, नेक्स्ट आउट करते हैं, देखो जरा। Next we have is
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मोलैरिटी के बाद हमारी अगली इंपॉर्टेंट टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। This is the second term we have after molarity. तो molarity के बाद दूसरी टर्म जो हमें समझाई वो that is going to be mass by volume percentage. But mass by volume percentage is amount of solute per 100 milliliter of solution. Amount of solute per 100 milliliter of solution. तो mass by volume percentage, it is weight of solute upon volume of solution into 100. That is called mass by volume percentage. Next we have is अगली term जो हम define करते हैं that is called strength. Strength का unit होता है ग्राम पर लीटर and it is defined as amount of solute per liter of solution. अब ये दो टर्म हमने लिख दिए, one is amount of solute per liter और another is amount of solute per 100 ml. तो ये आ जाएगा strength is equal to, देखो जरा, weight of solute upon volume of solution into 1000. This is called strength. So mass by volume percentage, and then we have important term that is called strength of solution. तो दो definitions और आ गई हमारे पास. After molarity, we are having two important definitions with us. These two definitions are mass by volume percentage and strength. जल्दी से इन दोनों डेफिनेशंस को लिखेंगे और फिर हम देखते हैं कि इनका आपके मोलैरिटी से क्या रिलेशनशिप है. नोट कर लिया? जरा सोच के बताओ मुझे. ये रहा आपका फॉर्मूला मोलैरिटी का और जिसको मैंने डॉटेड लाइन में एनसर्कल किया है दैट इज फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ. तो मुझे बताओ स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाएगा? मोलैरिटी. करेक्ट. इसलिए जब आप लैब में अपने लैब मैनुअल्स बनाओगे या प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो वहां पे आपसे कहते हैं कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. तो आंसर होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास. तो ये समझ आ जाएगा ना आपको. जब लैब में टीचर्स कहेंगे कैलकुलेट स्ट्रेंथ तो आपको स्ट्रेंथ का मतलब है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास. मोलैरिटी आप एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ बन जाएगी. तो दिस इज मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इज. हाँ जी बेटा, क्लियर हो गए दोनों डेफिनेशंस? Now last definition of your first chapter which we want to write over here is formality. Formality क्या होती है? It is used for ionic solids. Now next term that is going to be formality. लिख लो heading. It is formality. It is used for ionic solids defined as number of formula mass
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है तो कुछ मोलैरिटी जैसी ही, क्योंकि फॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास into 1000 by volume of solution। तो जब हम फॉर्मेलिटी लिखते हैं तो फॉर्मेलिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। अब मुझे सोच के बताओ, मोलैरिटी में और फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस दिख रहा है? मोलैरिटी, यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखा था मोलर मास, यहाँ भी लिख दिया फॉर्मूला मास, बाकी सब कुछ सेम। तो इसलिए हम कहते हैं फॉर्मेलिटी एक सिंपल सी टर्म है, लेकिन वो सिर्फ आयनिक सॉलिड्स के लिए होती है। नॉर्मली हम यूज करते हैं मोलैरिटी, लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड आ जाए तो हम उसे क्या कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मली मोलैरिटी ही है, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड्स हो तो उसे क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी की बजाय फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो दिस इज अबाउट योर कंसंट्रेशन टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स एंड डेफिनेशंस कवर अप कर दी। यहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट हो गए। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारा कुछ जो हम सीख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड। यानी क्वेश्चंस करने का मतलब है जो हमने ये सीखा, जब ये क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे सामने आएगा तो क्या हम इसका आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेशन। अब मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। क्या आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई कर लिए सबने? चलो गुड, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, 1.8 तक सिंपल सॉल्व प्रॉब्लम्स है। क्या आपने सॉल्व प्रॉब्लम्स ट्राई कर ली हैं ऑल ऑफ यू? अपनी एनसीईआरटी खोल लो बेटे सब लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ो जरा, पेज नंबर आपके सामने एनसीईआरटी खोलो, लेके आओ एनसीईआरटी अपने पास रखो, उसे खोलो। ले लिया? सीरत, सौम्या, सौमिल, मयंक, हाँ जी। अब एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.1, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? तो आंसर इज नो, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते थे, लेकिन जब वो आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशंस में लिखा हुआ है कार्बन का वेट है 12.011। ऐसे ही आपके पास हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1.008, ठीक है, और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16.00। इट मींस जब वो फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रहे हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कि दिस इज मास नंबर एडेड और एटॉमिक मास एडेड। क्या चीज है जो ऐड की है तो मॉलिक्यूलर मास आता है, एटॉमिक मास या मास नंबर? बोलो बच्चे। एटॉमिक मास। बेटे जब हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जैसे आपने निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, आप लिखते हो 12 + 16 + 16, तो ये जो ऐड कर रहे हो वो एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक masses are going to be added, these are added together to give us molecular mass। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप कर सकते थे। प्रॉब्लम 2 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम 2 में आपके पास गिवन है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96.
What are its empirical formula and molecular formula? आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, आपको मोलर मास गिवन है और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको? तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम 2 में कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 3 एलिमेंट्स गिवन है, तीनों की परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास आपको पता है कार्बन का कितना लेते हैं हम 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। तो मेरे ख्याल से अगर इतना हिंट मिल गया है तो आप इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कर लोगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वी विल कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना? यहां पे हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उनकी सिंपल रेशियो लेंगे और सिंपल रेशियो लेने के बाद वो आपके पास बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका आ जाएगा, फिर आप निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। देन यू हैव मोलर मास, मोलर मास गिवन है आपको, दैट इज गिवन टू यू एज its molecular mass 98.96 grams। अब आप n निकाल सकते हो, that is molecular mass divided by empirical formula mass, और फिर लास्ट में n into empirical formula is molecular formula। चेक करो बेटा, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? परसेंटेज आपको दिया हुआ है, एटॉमिक मासेस गिवन, आप ये निकाल सकते हो, सिंपल रेशियो, एंड देन यू कैन कंटिन्यू फर्दर। हो जाएगा? हाँ जी अक्षता, समझ आया बेटा ये टॉपिक? प्रॉब्लम 1, मास ऑफ ग्लूकोज। नहीं बेटा, सॉलिड आप सिंपली ले सकते हो, आपको 12 ही लेना है, 6 into 12, फिर हाइड्रोजन के लिए 12 into 1 और ऑक्सीजन के लिए 6 into 16। ठीक है? वो तब तक हम ये जो वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं ये हम तब ले सकते हैं जब वहाँ पे गिवन हो। अगर वो कार्बन आपको दे दें कि 12.011 है, तब आपको ये लेना पड़ेगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो सिंपली जो आपको वैल्यूज पता है वही डाल देंगे, राइट? ये तो आपको सिर्फ उन्होंने इस तरह से सॉल्व करके इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ पे मास नंबर ऐड किया है या एटॉमिक मास ऐड किया है। तो वी हैव एडेड एटॉमिक मास, और 12.011 को हम 12.00 ले ही सकते थे, राउंड ऑफ कर लिया हमने, तो हमने इसको ना 1 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं हम। तो 12.011 इज 12.0, हाइड्रोजन 1.008 इट इज 1.0, और वो 16.00 समथिंग है तो हमने 16.0 ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया सौमिल? ओके, नाउ प्रॉब्लम 1.2 में किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट इन प्रॉब्लम 1.2? कर लोगे? सब लोग ट्राई कर लेंगे इसे? गौरव, हिमांशी, हो जाएगा बेटे? समरीत, now problem 1.3. problem 1.3 is from stoichiometry. पढ़ो जरा क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। अभी आप +1 में, क्योंकि पहला ही चैप्टर चल रहा है, अभी तो स्पून फीड किया जा सकता है। मैं अभी इनके क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, धीरे धीरे आप खुद ही इन क्वेश्चंस को पढ़ के फॉलो करना सीख जाओगे। मैं कोई भी सोल्यूशन उसमें से नहीं देख रही ना, ऐसे ही जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका सोल्यूशन आपने बुक में से नहीं देखना, आपने उसको अपने स्टाइल से जो आपको सिखाया गया है उससे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, प्रॉब्लम 1.3, गो थ्रू इट। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड
प्रॉब्लम 1.3 लिखो। Calculate amount of water produced when 16 gram of methane is combusted। तो पहले हम क्या करेंगे, मीथेन का कंबस्शन यानी मीथेन को जला दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा हो तो सबसे पहले रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। कार्बन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 2s are 4, ऑक्सीजन 2 + 2 4, ये बैलेंस्ड हो गया। वो आपसे कह रहे हैं कितना वाटर प्रोड्यूस होगा अगर आप 16 ग्राम मीथेन को बर्न करते हो। तो ये मेरा हो गया गिवन इंफॉर्मेशन। आप मुझे क्या लिखना है इसके लिए, नोन इंफॉर्मेशन और कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है। अगर मैं ग्राम्स में निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अमाउंट पूछा है। यस, तो अब आप देखो ये ग्राम्स में है तो इसका मास भी मुझे किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम्स में। तो ये 16 ही बन गया और इसका मास भी किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम्स में। 2 × 18। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन सामने दिख रहा है, बिल्कुल सॉल्व हो भी गया। तो 16 ग्राम्स के बाद 36 ग्राम्स वाटर, तो 16 ग्राम्स विल गिव अस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। बस, तो आंसर आ गया आपके पास। आप कहोगे 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम वाटर एंड दैट इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन मुश्किल था ही नहीं, है ना? समझ आया सबको? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, प्रॉब्लम 1.4। नाउ प्रॉब्लम 1.4 इज how many moles of methane are required to produce 22 grams of carbon dioxide? Methane are required to produce 22 grams of carbon dioxide। बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिया मैंने। मुझे ये 22 ग्राम्स चाहिए और आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स। ये मुझे मोल्स में चाहिए। ये मेरा हो गया गिवन इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल में पूछा हुआ है जो। और अब मुझे चलना है नोन पे। आप मुझे बताओ ये अगर मोल्स में है तो ये यहाँ पे मैं क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? यस, करेक्ट, 1 मोल, बिल्कुल ठीक। और ये अगर ग्राम्स में है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 44 ग्राम्स। अब मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप तो समझ आ ही गया। तो 44 ग्राम्स रिक्वायर 1 मोल, तो आंसर बनेगा 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर 1 मोल मीथेन। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल रिक्वायर 1/44। तो 22 grams of carbon dioxide required 1/44 into 22 कितना आ गया, 0.5 मोल। आंसर करेक्ट हो गया। समझ आया सबको? अब बताओ प्रॉब्लम 1.3 1.4। हमें सॉल्यूशन देख के कंफ्यूजन हो सकती है। इट्स ऑलवेज बेटर कि क्वेश्चन पढ़ो और बिना सॉल्यूशन देखे पहले खुद सॉल्व करो। अगर आपका आंसर डायरेक्ट मैच कर रहा है इसका मतलब उनके सॉल्यूशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एक टेक्निक है, मेथड है, कोई भी मेथड यूज कर सकता है। केमिस्ट्री या फिजिक्स में मेथड इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम इंग्लिश कितनी लिखते हैं उसके मार्क्स नहीं है, हम केमिस्ट्री कितनी लिखते हैं उसके मार्क्स है ना? तो आपने केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, इसलिए आप इसको समझो और आंसर निकाल दोगे। नाउ प्रॉब्लम 1.5, गो थ्रू प्रॉब्लम 1.5। इसमें आपके पास है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। यानी अगेन स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है
और अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो नाउ प्रॉब्लम 1.5, प्रॉब्लम 1.5। बेटा आपके पास है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन gives 2 ammonia and this is the balanced equation। ये हमारी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। वो आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? 50 kilograms and this is given 10 kilogram और हमसे पूछ रहे हैं how many grams of ammonia। रिएक्टेंट्स 2 है और हमसे पूछ ही रहे हैं कि लिमिटिंग कौन है। तो पहले जरा नोन इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये कुछ सोच सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 28 ग्राम्स, दिस इज गोइंग टू बी 6 ग्राम्स एंड दिस इज 2 into 17 दैट इज 34 ग्राम्स। पहले आप कितना देख लो, ये बात समझ आई जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, गिवन और नोन, बैलेंस्ड इक्वेशन, गिवन एंड नोन इंफॉर्मेशन। यहां तक समझ आया सबको? अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले तो थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना पड़ेगा ना, वही सबसे बड़ी इशू है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? करो। आप कहोगे 28 ग्राम्स के लिए 28 ग्राम्स नाइट्रोजन रिक्वायर 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम 6/28 और 50,000 ग्राम्स, तो 6/28 into 50,000 कितना आएगा? सॉल्व इट। देखो जरा कितना हाइड्रोजन चाहिए। वन 10714 पॉइंट 28 ये चाहिए। आपके पास कितना है? तो आपके पास गिवन जो है 10,000 ग्राम्स है। देयरफॉर बताओ जी हाइड्रोजन क्या बना? एक्सेस रिएजेंट कि लिमिटिंग रिएजेंट? कैसे? जितना चाहिए उससे क्या है, ज्यादा कि कम? ठीक है, हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट बेटा। जितना हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है? ये मेरा रिक्वायर्ड है और मुझे दिया जा रहा है 10,000। तो आप कहोगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक हो गया? सॉरी बच्चा, तो आपकी रिक्वायरमेंट है इतनी, दिया जा रहा है कम, थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए था। अब अगर ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? Now product will be decided by hydrogen, that is limiting reagent। तो अब आपको ये समझना पड़ा कि now limiting reagent will decide the amount of product formed। अब आप आंसर निकाल सकते हो। आपने हाइड्रोजन को एज अ लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास गिवन कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, तो आपने कहा हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे बताओ 6 ग्राम हाइड्रोजन is going to give us 34 gram ammonia, 1 gram and 10,000 grams।
This will be your answer. It is 17 by 3 into 10,000. (5.6 into 10 raised to power 5 grams. हाँ जी बेटा चेक कर लो क्या इतना ही आएगा. ठीक आ रहा है? ठीक है, तो it means 5.6 in 10 raised to power 5 grams is going to be there. तो आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया? लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करते गए, यू विल गेट योर आंसर. तो इसमें मैंने कोई मोल्स में कन्वर्ट नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं लगी. मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, ग्राम से ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि मुझे ग्राम्स में ही तो चाहिए था. तो हमने जो उनका सोल्यूशन दिया है, अगर वो देखा होता पहले मोल्स बनाते, फिर मोल से इक्वेट करते, फिर आंसर निकालते, तो खामखाई क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती. तो नीड नॉट टू कन्वर्ट इनटू मोल्स, डायरेक्टली ग्राम से सॉल्व कर सकते थे एंड यू कैन डू इट. यहां तक बताओ बेटे, समझ आया? प्रॉब्लम 1.5, इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चे डन है. चले अगले क्वेश्चन पे. नाउ प्रॉब्लम 1.6. प्रॉब्लम 1.6 है आपके सिलेबस में. यहाँ पे रिएक्शंस आपको देखो, जरा क्वेश्चन देख लो. प्रॉब्लम 1.6. हाँ जी समरीत बोलो बेटे, कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन में क्या था, हमने जब भी हम लिमिटिंग निकालते हैं तो हम यूनिटरी बनाते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स. तो मैंने आपसे कहा 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम. ठीक है, तो 1 ग्राम विल रिएक्ट विद 6 by 28. और मुझे गिवन कितना है, 50,000 ग्राम्स. 50 किलोग्राम्स मीन्स 50,000 ग्राम्स. तो आपने 50,000 के लिए आपकी रिक्वायरमेंट निकाली. तो 50,000 के लिए हमारी रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, 10714.28 ग्राम्स. ठीक है, इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन के लिए इतनी हाइड्रोजन चाहिए थी, लेकिन दी कितनी गई है, सिर्फ 10,000. तो आपके पास 714.28 कम है. जो चीज जितनी चाहिए उससे कम दी जाए, जो चीज जितनी हमें चाहिए होती है उससे कम दी जाती है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. The natural requirement is more, given is less. तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये हमारा एक लिमिटिंग रिएजेंट बन गया. जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही प्रोडक्ट डिसाइड करता है. तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय. तो ये मेरे पास है लिमिटिंग रिएजेंट और ये मेरे पास है प्रोडक्ट. तो अब मैंने लिमिटिंग रिएजेंट वर्सेस प्रोडक्ट बना दिया. 6 ग्राम्स के बाद 34 ग्राम्स. 6 grams give 34 grams. 1 will give 34 by 6. 10,000 will give. तो ये मेरे पास इतना ही है ना. ठीक है, समझ आया समरीत? ओके, सबको क्लियर हो गया? अक्षिता समझ आ गया बेटे? अक्षिता ओके गुड. पराग समझ आ रहा है? गुरवीर, जॉय, साथ साथ में लिखते जाओ बेटे. जब एनसीईआरटी कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. लगता है ना कि कुछ आता है, करेंगे तो ही पता चलेगा ना. अब प्रॉब्लम 1.6 पढ़ते हैं. प्रॉब्लम 1.6 में आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट मास परसेंटेज. पहले मुझे बताओ, मास परसेंटेज का फॉर्मूला आना चाहिए. अगर मास परसेंटेज का फॉर्मूला आता हो तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. वो कह रहे हैं कैलकुलेट मास परसेंटेज, दैट इज प्रॉब्लम 1.6. मास परसेंटेज का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास परसेंटेज इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100.
आप क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है और क्या करेगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 2 ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है, 18 ग्राम्स। बेटा ये मेरा सॉल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है, आप बता सकते हो सॉल्यूशन कितना हुआ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 2 plus 18 is 20। अब आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो, करो सॉल्व। 10%, करेक्ट फतेह, बिल्कुल ठीक। 2 by 20 into 100 is answer, तो you get answer 10%। तो आपने यहाँ पे आंसर सॉल्व करना था, मास परसेंटेज इज 2 by 20 into 100, answer is 10%, correct। तो problem 1.6 we have done, now problem 1.7। पढ़ो जरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोलारिटी का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 1.7। क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 grams in enough water to form 250 ml of solution। तो 1.7 प्रॉब्लम, कैलकुलेट मोलारिटी, ये आपको कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सोल्यूट देखो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये सब अगर आपको पता चल जाए तो आप मोलारिटी निकाल सकते हो। पढ़ लो एक बार, इट इज 4 grams into 50 grams, sorry 250 ml। What is the formula of molarity? क्या फॉर्मूला था बच्चे? Weight of solute, right, into 1000 upon volume of solutions। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 by 40, क्या आंसर आएगा? 0.4, क्या लिखेंगे? मोलर। मोलर लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं और कैपिटल M भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख लो, यूनिट्स कोई भी लिख आ सकते हैं, तीनों एक जैसी है। नाउ प्रॉब्लम 1.8, प्रॉब्लम 1.8, अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं 3 मोलर NaCl is having density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू समझो कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 1.8 देख, जो गिवन है पहले मैं वो लिख देती हूँ, 3 मोलर बता रखा है, बस 3 मोलर, और डेंसिटी दे रखी है 1.25। और आपको कुछ भी नहीं दिया और कह रहे हैं मोलारिटी निकाल। अब इतना भी आसान नहीं है। अब मोलारिटी और मोलारिटी दो अलग अलग टर्म्स है। आप मुझे बताओ 3 मोलर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 3 मोलर? बोलो, 3 मोल्स। 3 मोलर से Yes, 3 mole of solute per liter of solution। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए 3 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर।
यहां तक समझ आ गया? अब मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। बेटा ये तो 3 मुझे मिल गया, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कहां से लाऊं? वेट ऑफ सॉल्वेंट के बिना तो बात नहीं बनने वाली ना। मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25। कोई हिंट दो मुझे यहां से, अगर वॉल्यूम और डेंसिटी पता हो तो क्या निकाल सकते हैं? इफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर गिवन, व्हाट वी कैन कैलकुलेट? मास। यस, करेक्ट। आप यहां पे मुझे कहोगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Density is 1.25, mass of solution upon 1000। तो बेटे mass of solution आ गया 1250 grams। अब क्या मुझे यहाँ solution का mass चाहिए कि solvent का mass? solvent चाहिए, solution तो नहीं चाहिए ना, अभी भी क्वेश्चन अभी आधा अधूरा है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। मोलर मास सोल्यूट कौन सा है मेरा? NaCl 58.5। तो NaCl है तो 58.5। क्या मैं वेट ऑफ सोल्यूट निकाल पाऊंगी? निकाल सकते हैं ना? अब सॉल्यूशन का वेट है, सोल्यूट का वेट है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? हमारे पास सॉल्यूशन का वेट है, सोल्यूट का वेट है, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, यानी आप होगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1250 माइनस 3 times 58.5। ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, राइट? तो 175.5, 1250 माइनस 175.5, इसे सॉल्व किया, ये आ रहा था 1074.5, और ये हमारे पास आ गई मोलालिटी। अच्छा क्वेश्चन था ना? इस क्वेश्चन में आप मोलालिटी से मोलालिटी की तरफ जा रहे थे, मोलालिटी से मोलालिटी की तरफ, तो आप होगे इतना आसान नहीं था, डेंसिटी चाहिए थी, क्योंकि आप एक वॉल्यूम से मास वाली टर्म में जा रहे हो, क्योंकि आप किस पे जा रहे हो? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में। जब भी हम टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे जाते हैं, यानी मास और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, तो बिना डेंसिटी के हो ही नहीं सकता। तो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इसलिए दिया जा रहा था ताकि आप क्या कर पाओ? यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड देन वी कैन पुट द वैल्यूज। तो ये हमारे पास आ जाएगी मोलालिटी। यहाँ पे आंसर आ रहा था 2.79 मोलर, 2.79 मोलर। ठीक है जी, दोबारा देख लो। जनरली क्या करते हैं, एक रट्टा लगवा देते हैं, रट्टा मतलब एक फॉर्मूला याद करवा दिया और आंसर आ गया। लेकिन फॉर्मूला याद करवाने में और आंसर निकालने में वहां पे एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन निकल जाता है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग भी है और फिर आपने शॉर्टकट याद किया, देयर इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन। यदि अगर आपको सच भी पता है और फिर आपने इसका शॉर्टकट भी समझ लिया, तो इट विल बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन को कैसा भी ट्विस्ट एंड टर्न दें, आपको पता है हमें आता है, वी कैन डू इट। तो अब आप बताओ, यहां तक पहले समझ आ गया? ये जो पार्ट हमने किया, ये मेरा सारा रफ वर्क है। ये सारा मैंने कैसे सॉल्व किया? पहले मोल्स देख लिए,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी से पहुंच गए वेट ऑफ सॉल्यूशन, फिर वेट ऑफ सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया। आप जरा सोच के देखते हैं, क्या मैं कोई शॉर्टकट समझ पा रही हूं? It is coming to be molarity is equal to molarity into 1000 divided by density of solution into 1000 minus molarity into molecular mass। अगर मैंने आपको शॉर्टकट डायरेक्ट कराया होता तो ये एक फॉर्मूला करवाया होता तो भी आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी, आपको इसको भी तो याद करना ही पड़ना था, राइट? तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1000 टाइम्स माइनस मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। वैल्यूज पुट करते हैं 3000 1.25 इनटू 1000 माइनस 3 इनटू 58.5, सेम आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी था कि पहले आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लो, करने ये शुड बी क्लियर क्यों किया हमने ऐसा, और अब ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो प्रॉब्लम्स हमने सारी सॉल्व कर ली। देयर आर 8 प्रॉब्लम्स इन एनसीईआरटी, वी आर डन विद दैट। जल्दी से एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जी, पढ़ो और बताओ कर पाओगे कि नहीं। देखो जरा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ना? कोमल समझ आ गया, कर लोगे? गुड। प्रॉब्लम 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2 देखो जरा। सोडियम सल्फेट आपको गिवन है, वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हो सकता है सॉल्व? डन। थर्ड क्वेश्चन में क्लास में आपको करवा चुकी हूँ वैसे। क्वेश्चन नंबर 1.3 वी आर ऑलरेडी डन विद इन द क्लास। डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन हुज परसेंटेज इज गिवन। नेचुरली ये क्वेश्चन किया जा सकता था, इजी क्वेश्चन है, राइट? अब प्रॉब्लम 1.4 खुद सॉल्व करेंगे सब लोग। राइट डाउन द क्वेश्चन। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बताना है लिमिटिंग रिएजेंट को ध्यान में रखते हुए। तो प्रॉब्लम 1.4 ट्राई योरसेल्फ, जल्दी से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 1.4